तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लाइव प्रोसेस के लेक्चर नंबर 8 में, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को। ठीक है, रेस्पिरेशन को। इससे पहले हम लोग 2 लाइव प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ डाइजेशन। ठीक है, द प्रीवियस 7 लेक्चर के अंदर हम लोग ने इसको फिनिश किया है। जिसने भी नहीं देखा है जाके वो देख सकता है। ठीक है, प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम चालू करेंगे रेस्पिरेशन को। अराउंड ये 2 to 3 क्लास चलेगा। हम लोग पहले एनिमल्स के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में। देन हम लोग मूव ऑन करेंगे किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर पहले से हो मेंबर इस चैनल का तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, प्रॉपर समझना है। ठीक है, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपको बायोलॉजी में दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई आपका बैठा है, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, चलो। और हाँ, कमेंट में थोड़ा एक्टिव रहा करो और थोड़ा बहुत कमेंट बाजी भी कर दिया करो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दिस इज़ ऑल आवर नोट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें चालू करना। उससे पहले ये वाला जो पार्ट है, डू यू नो, मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं समझाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, तो लेट एक्सप्लेन इट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेंटल केयर, इसको नहीं, दूसरा ग्रीन नहीं लेते। ठीक है, डेंटल कैरीज यहाँ पर हम समझ रहे हैं। डेंटल कैरीज और टूथ डिके। डेंटल कैरी को क्या हम लोग बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं, मतलब दांत का सड़ना। ठीक है, डिके मतलब सड़ना। ठीक है, सड़ना। ये कलर दिख नहीं रहा है, लेट मी टेक इट ब्लैक। ठीक है, सड़ना। ठीक है, तो दांत का सड़ना, कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। इनेमल कभी सॉफ्ट पड़ जाना, इनेमल तो वैसे हार्ड होती है तो सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो इनेमल की तो दांत हिलने लगता है या फिर दांत में सड़न आ जाती है। इट बिकेन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, मतलब अगर ज़्यादा शुगर खाते हो, ठीक है, सड़ना तभी होता है ना, बहुत बचपन में हुआ भी होगा कि जैसे हम लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं। तो जब बैक्टीरिया ज़्यादा एक्ट करते हैं तो जो दांत होते हैं अपने, जो भी इनेमल से बंधे हुए होते हैं, तो उसमें सड़न आ जाती है। ठीक है, सड़न आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं शुगर के साथ रिएक्ट करके, और सॉफ्टनिंग कर देते हैं या फिर उसके मिनरल्स खो जाते हैं इनेमल के, तो वो दांत को बहुत अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते। इसलिए पहले ही जैसे दांत जब सड़ना चालू होता है, दांत हिलने चालू होते हैं। हिलते क्यों हैं दांत, क्योंकि इनेमल सॉफ्ट हो गया है, जिसके कारण जो इनेमल दांत को बाइंड करके रखता है वो वीक हो गया है, जिसके कारण आपके दांत हिलना चालू हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। द मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि मान लो ये अपना टीथ है। ठीक है, ये अपना टीथ है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरियाज जम गए हैं। तो बैक्टीरिया जम गए हैं तो वो दांत के साथ चिपक जाते हैं, तो वो निकलेंगे नहीं। तो डॉक्टर क्या करता है, इस वाले हिस्से को पूरा खोखला कर देता है। इस वाले हिस्से को खोखला करके वो मटेरियल कुछ भर देता है वाइट कलर का, ताकि आपके दांत सही सलामत रहे। अगर ज़्यादा सीवियर केस होता है तो दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ठीक है, तो ये वाला सीन यहाँ पे इसको बोला जा रहा है। तो टू फॉर्म अ डेंटल प्लेग, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेग बोलते हैं, जब दांत में आपके फूड पार्टिकल के साथ बैक्टीरिया स्टिक हो जाता है, काला काला पड़ जाता है बिल्कुल। सलाइवा कैन नॉट रीच टू द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो टूथ के सरफेस तक सलाइवा अपना नहीं पहुँचता है ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो सलाइवा है वो हमारा बेसिक नेचर शो करता है। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब भी एसिड और बेस जब भी बनाता है, ठीक है, कोई कंपाउंड बनता है तो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया तो सलाइवा अपना बेसिक नेचर का होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। बट यहाँ पर टूथ सरफेस पे सलाइवा पहुँच नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, तो प्लेग कवर नहीं हो पा रहा है। ब्रशिंग द टीथ, ब्रश क्यों करते, ताकि हमें जो खाना जमा हुआ है वो निकल जाए, ताकि हमारा प्लेग ना बने और बैक्टीरिया उस पर ना काम करे और एसिड ना प्रोड्यूस हो। अगर आप ऐसे अनट्रीटेड रखोगे तो आपके इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है दांत का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक बार और समझा दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हमें 2 टर्म्स क्लियर होने चाहिए, एक तो रेस्पिरेशन खुद और ब्रीदिंग। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब एयर को इन करना, एयर को आउट करना, एयर को इन करना, एयर इन और एयर आउट, एयर अंदर एयर बाहर को ही हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं।
ठीक है। फिर काम आता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का असली मतलब अगर समझाऊँ मैं, रेस्पिरेशन कैसे समझो, जो हम खाना खा रहे हैं तो उसका ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल, या फिर आप कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम आवर एल्वुलाई टू द ब्लड वेसल। ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी। जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं वो हमारे खाने के साथ जुड़ रहा है, वो हमारे खाने के साथ जुड़ रहा है और ब्रेक डाउन करके CO2 और वाटर बना रहा है। बात समझ आई? क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हमारे वाटर खाने के साथ जुड़ रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स हो रहा है। यहाँ पे ये एक्टिविटी दी है, एक बार रीड करिएगा इसको। यहाँ पे मिल्कीनेस आ जाती है क्योंकि इसके अंदर बैठा है लाइम वाटर। क्या बना है, इसके अंदर बैठा है लाइम वाटर। लाइम वाटर जब हम लोग फूक रहे हैं डेट इज CO2 और लाइम वाटर जब मिलता है, CO2 और लाइम वाटर जब मिलता है डेट इज CaO, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaO3। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट में मिल्कीनेस आ जाता है। क्या आता है, मिल्कीनेस इसका नेचर होता है कुछ, तो मिल्की नेचर हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। तो वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन लास्ट सेक्शन। पिछले सेक्शन के अंदर न्यूट्रिशन डाइजेशन पढ़ चुके हैं। तो न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। तो न्यूट्रिशन खाने से हम लोग निकालते हैं डाइजेशन करके, तो वो हमारा एनर्जी में काम आ जाता है बड़े बड़े लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है वो उसको अलग तरीके से करती है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो मैंने अभी लिखा रिएक्शन वो यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। जब भी अपना ऑक्सीजन और अपना ग्लूकोज, मतलब खाने से हम ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज जब मिलता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है इस ग्लूकोज का। इन प्रॉपर रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ 6H2O, ठीक है, और यहाँ पे अपना 6H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम यूज़ अदर पाथवे डैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, उनको नीड नहीं होती है। तो ऐसे हम लोग कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करता है, जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक। उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन इन विच, लिख देता हूँ मैं, रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा है कैसे हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे टूट रहा है। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज प्रॉपरली ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। यहाँ पे सारी रिएक्शन टेक प्लेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब यही ग्लूकोज आगे जाकर फर्दर ब्रेक होता है पायरुवेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किस में ब्रेक होता है, पायरुवेट में ब्रेक होता है। अब ये पायरुवेट आगे जाके अलग अलग प्रोसीजर के अंदर इथेनॉल में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इथेनॉल बन जाएगा। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने देखा अभी, ठीक है। ये सारी प्रोसेस अगर कोई भी प्रोसेस हमारा बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान समझना क्या बोल रहा है। ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है जहाँ पर पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन पायरुवेट है, यहाँ पर वो क्या देगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यहाँ पे सर रिएक्शन लिखिए, समझाऊंगा अभी, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर होगा।
सिंस दिस प्रोसेस यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टेक प्लेस हो रही है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनएरोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो एरोबिक प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स, तो कभी कभी क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है, एब्सेंस नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक अनदर पाथवे चलता है जहाँ पे पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा है लैक्टिक एसिड में। किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा लैक्टिक एसिड में, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होगा 3 पायरुवेट में। अब ये 3 पायरुवेट अगर एब्सेंस होगा, ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होगी। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है जैसे कि मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगा। जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, ग्लूकोज जो टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा, और डायरेक्ट लिखते हैं। बीच का प्रोसेस ये होता है। बीच का प्रोसेस में पायरुवेट पहले बनता है, फिर पायरुवेट से कन्वर्जन होते हैं। एब्सेंस होगा इथेनॉल बनेगा, लैक होगा ऑक्सीजन तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अगर प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन का तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे आपको समझ आया। और जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो हमें क्रैम्प्स आता है, दैट इज़ द क्रैम्प्स। तो क्रैम्प में बातें समझ आई, क्रैम्प कैसे आता है, तो जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए मसल्स को, तो क्रैम्प आता है। ठीक है, चलो, मतलब हमारा कम, या तो पानी कम पी रहे हैं तो खाना कम कर रहे हैं, तो क्रैम्प्स आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, रीड करके आइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे हम ATP का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे थोड़ा सा, और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट मतलब एनिमल्स के अंदर देखने के बाद हम लोग प्लांट्स के अंदर भी यहाँ पे स्टडी कर लेंगे कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑब्जेक्ट